हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, जो कि आपका यूजीसी नेट कॉमर्स का पेपर 2, जिसका यूनिट नंबर भी आपका 2 है। ठीक है, अभी हम टारगेट जून 2026 के अकॉर्डिंग आपको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को जो कवर करा रहे हैं। ठीक है, जहाँ पर हमारा यूनिट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग है, और इसका जो टॉपिक है आज का हमारा वो रहेगा पार्टनरशिप अकाउंट। ठीक है, यहाँ से आपका 1 से 2 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में बनता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साझेदारी की डेफिनेशन की। ठीक है, देखो साझेदारी की डेफिनेशन की बात करें तो आपको एग्जैक्ट जैसे कि अभी तो आपको तो केवल ऑब्जेक्टिव आता है, तो वहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस में से एक सही ऑप्शन को चूज करना होता है। बट नॉर्मली आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की जो धारा है 4, उसके उसमें इसकी डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, तो आपको इसका सेक्शन याद रखना है। ठीक है, क्या है, आपको इसका सेक्शन 4 याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब क्या है इसका, कि साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का एक ऐसा संबंध या फिर एग्रीमेंट होता है जिन्होंने ऐसे व्यवसाय को लाभ या फिर हानियों को बांटने के लिए बनाया हो। ठीक है, यानी कि हम सिंपल सा ये कह सकते हैं कि एक एग्रीमेंट किया। ठीक है, एक एग्रीमेंट करा जा रहा है और 2 या 2 से ज़्यादा लोग हैं, 2 और मोर पर्सन इसमें इंक्लूड है, और इनके बीच एक ऐसा एग्रीमेंट किया गया जहाँ पर इनको आपस में ये क्या है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाते हैं। देखो नॉर्मली हम कहते हैं कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाते हैं डेफिनेशन में, बट इनको फर्म में लॉस जो हो जाता है तो वो भी इनको आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ठीक है, लेकिन व्यवसाय का जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभों के उद्देश्य से बनाना। ठीक है, जो कि उन सबके द्वारा या उन सबकी ओर से किसी एक व्यक्ति के द्वारा भी चलाया जा सकता है। ठीक है, देखो इस लास्ट लाइन का मैं आपको सिंपल सा मीनिंग बता दूं, जैसे इसमें क्या कहना चाह रहा है ये, कि सपोज करिए ए बी और सी 3 लोगों ने मिलकर एक व्यापार जो है स्थापित किया। ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं एबीसी लिमिटेड। ठीक है, एबीसी लिमिटेड एक व्यापार स्थापित किया इन्होंने। अब ये जरूरी तो नहीं है कि सभी लोगों के द्वारा इसमें जो है क्या है, एक्टिविटी की जाए, है ना। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। तो इसमें होता क्या है कि या तो सभी लोग काम कर रहे हैं, या फिर इसमें से एक बंदा या एक से अधिक बंदा भी काम कर रहा होता है। ठीक है, तो ये लास्ट लाइन का यही मतलब था, या तो सबके द्वारा काम करा जा रहा है या फिर किसी एक या एक से अधिक व्यक्ति के द्वारा भी काम करा जाता है। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि कंपलसरी हो कि सभी लोगों को काम करना ही होता है। ठीक है, अब मान लीजिए बी कोई भी वर्क नहीं करता है। ठीक है, जो काम करना होता है वो ए और सी कर रहे हैं, बट साझेदार तो ये फर्म में तीनों है ना। लेकिन यहाँ पर एक केस ये बन सकता है कि ए और सी जो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं उसके लिए इनको क्या है, एक सैलरी मिलती रहेगी समय से, क्या है, सैलरी मिलती रहेगी, या फिर कोई कमीशन वगैरह इनको प्राप्त होता रहेगा। ठीक है, तो ऐसी कुछ चीजें इनको एक्स्ट्रा मिल जाती है जो कि ये एक्स्ट्रा काम करते हैं। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ पर। आगे हम पढ़ते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। ठीक है, विशेषता महत्वपूर्ण है इसकी, जो कि ध्यान देनी है आपको। कहने का मतलब कि पहले मैंने बता दिया आपको 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना इसमें क्या है, आवश्यक है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए इसमें, मतलब कि साझेदारी व्यवसाय शुरू करने के लिए कम से कम 2 लोगों का होना अति आवश्यक है। ठीक है, और बैंकिंग अगर व्यवसाय है आपका, मतलब आप अगर बैंक से रिलेटेड कोई भी वर्क करते हो, है ना, तो उसके लिए आपके जो अधिकतम संख्या है वो 10 होनी चाहिए, और अन्य व्यवसाय में 20 है ना। बट साझेदारी में आप एक चीज याद रखना, ठीक है, आगे के लिए जो यहाँ पर आप नोट कर सकते हो कि साझेदारी में फिलहाल के लिए हम बात करते हैं तो मिनिमम जो है वो 2 रहने चाहिए, और मैक्सिमम की हम अगर बात करते हैं, मैक्सिमम की यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है पहले तो। ठीक है, एक तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। दूसरी बात कि कंपनी अधिनियम, यहाँ पर लिख सकते हैं आप कंपनी अधिनियम 2014 में ये बताया गया है कि कम अधिकतम कितने रहेंगे, 50 रहेंगे। तो अगर आपसे कंपनी अधिनियम साफ साफ कह रहा है कि कंपनी अधिनियम 2014 के अकॉर्डिंग कितने रह सकते हैं, तो वो मैक्सिमम 50 रह सकते हैं। बट अगर कंपनी अधिनियम मेंशन नहीं किया गया है एग्जाम में,
तो कोई भी साझेदारी यानी कि भारतीय साझेदारी अधिनियम है ना हमारा जो 1932 है, उसमें इसकी कोई भी लिमिट नहीं बताई गई है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ याद रखना है। अगला पॉइंट है हमारा एग्रीमेंट। एग्रीमेंट की मैं बात करूं तो एग्रीमेंट इसमें कराना जो क्या है, एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं ऐच्छिक है। ठीक है, ये क्या है, ये ऐच्छिक है कि हम एग्रीमेंट आपस में मतलब कराए या फिर नहीं, रजिस्ट्रेशन हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, जैसे ये साझेदारी किसी कानूनी वजह से नहीं बल्कि भागीदारों के बीच एक स्पष्ट और निहित अनुबंध का परिणाम होता है। जैसे है क्या कि आप एबीसी तीन लोगों ने कोई व्यापार शुरू किया था, तो आपस में आपने एग्रीमेंट कर लिया ओरली, तो भी काम चल जाएगा, है ना। आप अगर रिटेन में करते हो फिर भी काम चल जाएगा। तो रिटेन में एक ये बेनिफिट आपको मिल जाता है कि ये ज्यादा वैलिड रहता है। वैलिड क्यों रहता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी अनबन हो जाती है बाद में, तो कोर्ट में हम वो रिटेन फॉर्म में उस चीज को प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रस्तुत हम किसको करेंगे, जो हमारे पास सबूत होगा, है ना। तो रिटेन वाला ज्यादा वैलिड रहता है, बट आपकी इच्छा के ऊपर है ये कि आप ओरली या रिटेन कैसा भी करा सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है बिजनेस की बात करें तो साझेदारी का जो उद्देश्य होता है किसी लॉफुल व्यवसाय को चलाना और उससे लाभ कमाना होता है। लॉफुल का मतलब हम ये कह सकते हैं कि लीगल व्यवसाय करना है, आपको क्या करना है, लीगल करना है। यानी कि हम इसको हिंदी में अगर कहें तो हम इसको कहेंगे वैधानिक व्यवसाय करना होता है। क्या करना होता है, वैधानिक व्यवसाय करना। ठीक है, ये होता है हमारा व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य। तो वैधानिक व्यवसाय के साथ साथ ही हमें प्रॉफिट भी अर्न करना होता है। अगला है हमारा लाभ का विभाजन। अब देखो लाभ के विभाजन की बात करें हम यहाँ पर, तो जो हमने एग्रीमेंट किया होगा उसके अनुसार जो व्यवसाय से हम जो लाभ कमाएंगे वो हम अपने आपस में जो हम पार्टनर्स होंगे उनके बीच में बांटना अनिवार्य रहता है। ऐसा नहीं है कि मान लो 50,000 किसी वर्ष हमने अगर प्रॉफिट कमाया और उस 50,000 में केवल 40,000 हम वो सॉरी 50,000 है हमने क्या है ए और बी को दे दिया, सी को तो कुछ नहीं दिया, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा पारस्परिक एजेंसी, मतलब म्यूचुअल जो है एजेंसी, यह साझेदारी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, याद रखना प्रत्येक भागीदार अन्य भागीदारों का एक एजेंट भी होता है और क्या है एक प्रिंसिपल भी होता है। ये क्वेश्चन आपका यूजीसी नेट में ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको यही गिवन था कि ओनली एजेंट होता है, ओनली प्रिंसिपल होता है, या प्रिंसिपल एंड एजेंट होता है, या फिर नन ऑफ दीज, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि साझेदारी अधिनियम में, है ना, सभी लोग आपस में एक दूसरे के एजेंट भी हैं और प्रिंसिपल भी है। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो मालिक भी है, मालिक के साथ साथ वो एक तरीके से कहें तो हम एम्प्लॉय भी है ना। एम्प्लॉय का मतलब हम कह सकते हैं कि वो मतलब एजेंट है एक दूसरे के। ठीक है, ये पांचों पॉइंट क्लियर है। अगला है हमारा साझेदारों के पास कौन कौन से राइट होते हैं, कौन कौन से अधिकार उन्हें प्राप्त होते हैं। ठीक है, उसकी बात हम जो है यहाँ पर करने वाले हैं, यानी कि साझेदारों को फर्म में कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले तो अधिकार उनको प्राप्त होते हैं व्यवसाय में भाग लेने का अधिकार। जैसे हम अभी एक एग्जांपल लेके चल रहे थे कि तीन लोगों ने एक व्यवसाय स्थापित किया था, ए बी और सी, तीन लोगों ने व्यवसाय स्थापित किया था। क्या कोई भी बिजनेस में जो हमें ऐसा हो सकता है कि एक कंपनी हमारी यहाँ चल रही है एबीसी लिमिटेड, ठीक है, एबीसी लिमिटेड हम कंपनी चला रहे हैं और यहाँ पर हम ऐसा कह दें कि ए और बी तो आ सकते हैं फर्म में, बट सी जो है इसको एंट्री नहीं देंगे, हम इसको क्या है हम एंट्री की मना करते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता। इसमें ये रहता है कि तीन लोगों ने अगर कोई भी एग्रीमेंट करा, तीन लोग साझेदार हैं, तो सबके पास बराबर का अधिकार होता है फर्म में जो है पार्टिसिपेट करने का। ठीक है, प्रत्येक साझेदार को व्यवसाय के संचालन में सक्रिय रूप से भाग लेने का हक होता है। आए हुए या ना आए वो बात अलग रहती है। ठीक है, अगला है कि निरीक्षण और प्रतिलिपि का अधिकार। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी पार्टनर चाहता है, एबीसी में से कोई भी एक बंदा भी अगर चाह रहा है या दो बंदे भी चाह रहे हैं कि कभी भी वो आकर फर्म से क्या कर सकते हैं, फर्म का इंस्पेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, कभी भी वो क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं, कभी भी वो जो वो क्या है उसमें से प्रतिलिपि यानी कि हम कह सकते हैं इसको रिपोर्ट मांग सकते हैं कि क्या फर्म में चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। यानी हर साझेदार के पास बराबर के अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, प्रत्येक साझेदार को फर्म की पुस्तकें खाते देखने का अधिकार होता है और उनकी कॉपी भी लेने का अधिकार होता है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि भाई आपको ये कॉपी नहीं मिलेगी। ठीक है, प्रत्येक साझेदार के पास इक्वल राइट रहता है।
अगला है कि लाभ में हिस्सा पाने का अधिकार। वो तो हमने पहले ही बात करा था कि इसकी विशेषता ये रहती ही भी है ना, और अधिकार में भी यही है कि सभी साझेदार आपस में जो रेशियो एग्रीमेंट किया होगा उस रेशियो में अपने प्रॉफिट को या लॉस को वो डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे। ठीक है। अगला है पूंजी पर ब्याज पाने का अधिकार, कि सभी साझेदारों के अगर डीड में लिखा हुआ है, डीड का मतलब क्या होता है, एक रिटेन एग्रीमेंट, डीड को हम कहते हैं एक रिटेन में एग्रीमेंट करा इन्होंने, ठीक है, लिखित समझौता जिसको हम कह सकते हैं, रिटेन में एक एग्रीमेंट करा इन्होंने, उसमें अगर इन्होंने कह रखा है कि पूंजी पर ब्याज साझेदारों को मिलेगा, तो हमें पूंजी पर ब्याज भी देना पड़ेगा उनको। कहने का मतलब है कि जिस साझेदार ने जो भी रुपया लगाया होगा, अगर डीड में हमने कह रखा है कि पूंजी पर ब्याज मिलेगा आपको, तो उनको पूंजी पर ब्याज पाने का अधिकार भी रहता है। ठीक है। लास्ट है हमारा इसमें कि परामर्श का अधिकार। परामर्श को क्या कहते हैं हम, कंसल्टेंट, है ना, कंसल्टेंसी का मतलब कि कोई भी अगर डिसीजन हम ले रहे हैं फर्म में, तो सबकी सहमति से ही लिए जाएंगे। ठीक है। सबका परामर्श लेना आवश्यक होता है इसमें। ऐसा हम बिल्कुल नहीं कर सकते कि ए और बी ने कोई अगर मान लो कोई डिसीजन लिया और वो इम्प्लीमेंट हो गया, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर हमें सी को भी शामिल करना पड़ेगा, यानी जितने भी साझेदार हैं उन सबको शामिल करके ही कोई भी डिसीजन लिए जाते हैं। ठीक है। अब बात कर रहे थे हम साझेदारी संलेख की, जिसको हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड, है ना। इसको हम अगर और ज्यादा सिंपल लिखे तो इसको कह सकते हैं लिखित समझौता। क्या है ये है लिखित समझौता। ठीक है। इसको हम कहते हैं लिखित समझौता। इसमें क्या कहा गया है कि यह एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें साझेदारी फर्म के सभी नियम, शर्तें और भागीदारों के अधिकार के क्या क्या उनको राइट्स है, क्या क्या उनकी ड्यूटीज है, वो सारी चीजें इसमें लिखी हुई होती है पहले से। क्या क्या चीजें लिखी हुई होती है भाई, कि फर्म का हमारी का क्या नाम रहेगा, फर्म का नाम, साझेदारों का क्या नाम रहेगा और क्या उनका एड्रेस है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर लिखनी पड़ती है। ठीक है। पहले से पार्टनरशिप डीड में ये सारी चीजें मेंशन रहती है। दूसरी कि बिजनेस का हमारा नेचर क्या है, मतलब किस टाइप का हम बिजनेस करते हैं, है ना, वो सारी चीजें। और हमारा एरिया क्या रहने वाला है, बिजनेस का एरिया का मतलब क्या होगा यहाँ पर, कि हम रूरल में ही बिजनेस करेंगे या फिर हम अर्बन एरिया में बिजनेस करेंगे, तो वो सारी चीजें हम पहले ही मेंशन करके चलेंगे साझेदारी संलेख में। ठीक है। और कितना हम उसको स्पेंड एक्सपेंड कर सकते हैं, जैसे कि हम स्मॉल लेवल का व्यवसाय कर रहे हैं, या फिर हम मीडियम लेवल का कर रहे हैं, या फिर हम लार्ज लेवल का व्यवसाय कर रहे हैं, वो सारी चीजें हम पहले से ही मेंशन करके चलेंगे। ठीक है। दूसरी बात, हम अभी एक ही एग्जांपल लेके चल रहे थे कि ए, बी और सी तीन लोग हैं, है ना, तो डीड में हमें ये बताना पड़ेगा कि आपस में ये किस रेशो में अपने प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है। कि 4:3:2 में करेंगे या क्या किस में करेंगे। ठीक है। वो सारी चीजें हमें पहले ही मेंशन करके चलनी पड़ती है। ठीक है। साझेदारी संलेख में। दूसरी बात कि पूंजी पर ब्याज और आहरण पर ब्याज की दर हमें मेंशन करनी होगी साझेदारी संलेख में, कि कितना हम किसी साझेदार को पूंजी पर ब्याज देंगे, या फिर किसी साझेदार से जो उसने पर्सनल उपयोग के लिए आहरण कर रखा होगा, तो उस पर कितना ब्याज हम क्या है चार्ज करने वाले हैं। ठीक है। ये चीजें भी हमें पहले ही बतानी पड़ेगी। दूसरा कि साझेदारों का पारिश्रमिक, वेतन या कमीशन, अगर कोई साझेदार एक्स्ट्रा वर्क करता है, अगर कोई साझेदार एक्स्ट्रा वर्क करता है तो उसको हम क्या है सैलरी के तौर पर कुछ वेतन देते रहेंगे, या फिर किसी साझेदार ने हमारी सेल्स को कराने में क्या है एक हेल्प करी है हमारी, है ना, तो उसको हम कमीशन के तौर पर भी कुछ ना कुछ देते रहेंगे। ठीक है। अगला है हमारा कि खातों का रख रखाव और ऑडिटिंग करना, है ना, अंकेक्षण करना, इसको कहते हैं अंकेक्षण करना। तो ये सारी चीजें भी कि खातों को कैसे मेंटेन करके रखेंगे, कैसे ऑडिटिंग होगी उनकी, वो सारी चीजें भी हम डीड में ऑलरेडी बताकर चलते हैं। ठीक है। ये तो हो गई डीड की बात। अभी एक, हाँ, यहाँ पर साझेदारों के प्रकार हैं, बट उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं यहाँ पर, जहां से क्वेश्चन आपके पेपर में पहले बन चुका है। ठीक है। मैं यहाँ पर बताना चाह रहा था, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि साझेदारी संलेख की ये शर्तें हैं। ठीक है। लेकिन अगर साझेदारी संलेख की ये शर्तें नहीं होती हैं तो कौन कौन से नियम लागू होंगे। ठीक है। देखो, नंबर एक, लाभ हानि का विभाजन, लाभ हानि का विभाजन जो है बराबर रहेगा। ठीक है।
नंबर 2, अगर साझेदारी संलेख नहीं है तो ऋण पर ब्याज 6% दिया जाएगा कुछ भी ना कहने पर। ठीक है, तो ये कुछ 2 पॉइंट आपको इसमें याद रखने हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन आपका यहाँ से तो पहले भी बन चुका है। ठीक है, इस बात को याद रखना कि अगर साझेदारी संलेख नहीं है तो ऋण पर ब्याज 6% दिया जाता है और लाभ हानि का जो विभाजन है वो इक्वल रेशियो में करवाया जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा कि साझेदारों के प्रकार, यानी कि किन किन टाइप्स के साझेदार फर्म में होते हैं। ठीक है, उनकी बात हम यहाँ पर करके चलेंगे। अब जैसे अभी हम बात करें कि एक होता है हमारा सक्रिय साझेदार। ठीक है, सक्रिय को हम कार्यकारी भागीदार भी कहते हैं, जैसे कि एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर कौन होगा? जो बिजनेस की डेली रूटीन की जो ऑपरेशन होंगी, यानी कि जो डेली रूटीन में बिजनेस में हमारी क्रियाएं होती रहती है, उनमें एक सक्रिय रूप से भागीदारी निभाता है। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक कार्य हो रहा है फर्म में, है ना, तो उस कार्य में वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। वो क्या है? एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है वो, है ना, जिससे कि सामने वाले व्यक्तियों को या सामने कस्टमर्स को देखने से ही, देखने मात्र से ही पता लग रहा है कि ये इस फर्म का साझेदार है। ठीक है, वो होता है सक्रिय साझेदार। ठीक है, वर्किंग पार्टनर, जो वास्तव में उस फर्म में काम कर रहा है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगला है निष्क्रिय, या फिर हम कह सकते हैं स्लीपिंग या फिर डोरमेंट। ठीक है, यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन पहले बन चुका है। ठीक है, तो डोरमेंट पार्टनर्स क्या होते हैं? ये मैचिंग में आपको आ जाता है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा इन चीजों पर। ठीक है, डोरमेंट या फिर स्लीपिंग पार्टनर कौन होता है? जो कैपिटल तो लगाता है फर्म में और लाभ हानि में हिस्सा भी लेगा, लेकिन वो व्यवसाय में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। कहने का मतलब क्या है कि सामने वाले व्यक्तियों को वो दिखाई नहीं दे रहा कि ये भी इस फर्म का साझेदार है या फिर नहीं है। मतलब क्या है, वो डायरेक्ट तरीके से फर्म में नहीं जाता और ना ही कोई वर्क करता है, केवल उसने कैपिटल लगा रखा है और प्रॉफिट में हिस्सेदारी या लॉस में जो भागीदारी वो लेता रहता है। ठीक है, वो होता है स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर। ठीक है, जो सामने वाला व्यक्ति देखकर उसको नहीं बता सकता कि ये वास्तव में इस फर्म का साझेदार है। ठीक है, एक होता है नाम मात्र का भागीदार, जिसको हम कहते हैं नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर कौन होता है? नॉमिनल पार्टनर वो होता है जो फर्म में कोई भी पूंजी नहीं लगाता, नाम मात्र का ही है ना, केवल अपना नाम या रेपुटेशन इस्तेमाल करने के लिए दे देता है। जैसे कि किसी, अब हम एबीसी लिमिटेड कंपनी को चला रहे थे, ठीक है, हमने एक नाम रखा था एबीसी लिमिटेड। अब वो एबीसी लिमिटेड के लिए एक फर्म ने, किसी ने, कोई अदर फर्म होगी या कोई अदर एक साझेदार होगा, है ना, उसने क्या करा, अपना भी नाम इसमें दे दिया, है ना। एक मान लो एक्स बंदा था, इसने क्या करा कि भाई मेरा नाम आप फर्म में यूज कर सकते हो, ठीक है, मेरे नाम से आप अपने फर्म में चीजों को चला सकते हो। तो वो होता है हमारा नाम मात्र का। मतलब इसने ना तो कोई कैपिटल लगाया, है ना, इसने ना तो कोई कैपिटल लगाया और ना ही ये प्रॉफिट वगैरह में हिस्सेदारी मांगता है, बस इसने अपना नाम यूज करने के लिए दे दिया, उसको कहते हैं नॉमिनल पार्टनर। अगला है मात्र लाभ का पार्टनर, यानी ऐसा साझेदार जो केवल फर्म के लाभ में हिस्सेदारी लेगा, हानियों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, उसको क्या कहते हैं? पार्टनर प्रॉफिट ओनली। ये तो नाम से क्लियर हो रहा है कि प्रॉफिट के लिए शामिल हुआ था वो फर्म में, है ना। वो अगर लॉस हो जाता फर्म में तो उसके, उस केस में वो कोई भी जिम्मेदारी उसकी नहीं रहेगी। ठीक है, एक होता है सब पार्टनर। सब पार्टनर का मतलब क्या होता है कि जब कोई साझेदार अपने लाभ में से एक हिस्सा किसी अन्य व्यक्ति को देने का करार करता है। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर कि तीन ही लोग तो काम कर रहे थे फर्म में, एबीसी। अब सी ने ऐसा कहा कि मैं अपने हिस्से में से, अपने लाभ के हिस्से में से कुछ भागीदारी जो है एक्स की भी शामिल करना चाहता हूँ। ठीक है, तो सब पार्टनर भी आ गया इसमें, है ना। इसने एग्रीमेंट में ही पहले बता रखा होगा कि मैं एक्स को इतना अपने प्रॉफिट में हिस्सेदारी देता रहूंगा। वो होता है हमारा सब पार्टनर। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखिए आप, क्योंकि ये मैचिंग में आपसे पूछे जाते हैं। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम इससे रिलेटेड, जो हमने अभी सीखा है। ठीक है, कंटेंट जो हमने आपको बताया कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की कौन सी धारा में, कौन से एक्ट में बताया गया है साझेदारी की डेफिनेशन को। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनने की पूरी पूरी संभावना रहती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इसकी डेफिनेशन सेक्शन 4 में दे रखी है। ठीक है, अगला है कि साझेदारी संलेख अगर नहीं है तो ऋण पर ब्याज कितना दिया जाएगा? ये भी मैंने आपको बताया था, ऋण पर ब्याज 6% दिया जाता है। बट अगर साझेदारी संलेख है, उनके मेंशन है पहले से ही,
तो जो ब्याज का रेट उन्होंने पहले डिसाइड कर रखा होगा वो दिया जाएगा। ठीक है, किसकी बात कर रहा है ये? ऋण पर ब्याज की। लेकिन अगर मैं इस सवाल को थोड़ा सा चेंज करूं कि साझेदारों की पूंजी पर ब्याज, अगर मैं इसको ऋण की जगह क्या लिख दूं, पूंजी लिख दूं, तो ये पूरा सवाल चेंज हो जाएगा कि साझेदारी संलेख के अभाव में पूंजी पर ब्याज किस दर से दिया जाएगा। तो फिर इसका आंसर होता हमारा सही ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पूंजी पर ब्याज किसी भी साझेदार को नहीं दिया जाता है। मतलब केवल उसमें दो ही शर्तें होती हैं अगर अभाव है उसका साझेदारी संलेख का, तो ठीक है कि ऋण पर ब्याज 6%, लाभ हानि में बराबर की हिस्सेदारी, तो बाकी सारी चीजें हम कुछ नहीं देते है ना। बट यहाँ ऋण पर ब्याज की बात है और अभाव है तो 6% की बात मैंने आपको पहले ही बता रखी है। ठीक है, अगला है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा साझेदारी का सबसे महत्वपूर्ण और कंक्लूसिव टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप माना जाता है, मतलब है ना, कौन सा महत्वपूर्ण अंग है इसका। देखो, वैसे तो हम नॉर्मली पढ़े तो चारों ऑप्शन हमें ठीक लगते हैं। क्या है कि लिखित एग्रीमेंट होना चाहिए उनके बीच, एक पारस्परिक एजेंसी का होना और पूंजी लगाना। ठीक है, बट हमने कुछ पार्टनरशिप के टाइप्स पढ़े थे तो वहां पर हमने ये देखा था कि जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि कोई भी साझेदार कैपिटल लगाए, है ना, मतलब सभी साझेदारों की कैपिटल लगाना आवश्यक नहीं है। बट जब मैंने आपको डेफिनेशन बताया था तो डेफिनेशन में मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना ये उनका प्राथमिक कार्य है। जब तक आप दो व्यक्ति नहीं हो कम से कम, है ना, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि वो साझेदारी है। ठीक है, अब दो से एक व्यक्ति अगर रह गया ना तो उसको हम एकल साझेदारी कहेंगे, एकल स्वामित्व वाली फर्म कहेंगे फिर उसको। ठीक है, अगर एक रह जाता है तो इसलिए अब इन चारों ऑप्शन में से हमें एक बेस्ट ऑप्शन का जो चयन करना था, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट बनेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ऐसा साझेदार जो फर्म में कोई भी पूंजी नहीं लगाता, ना ही प्रबंधन में भाग लेता है, मतलब ना ही वो मैनेजमेंट में कोई भी पार्टिसिपेट कर रहा है, ना ही वो कोई कैपिटल लगा रहा है, ठीक है, ना ही उसकी कैपिटल में भागीदारी, लेकिन जनता की नहर में अपना नाम उपयोग करने के लिए दे देता है। कौन सा पार्टनर था वो? देखो मैं यहाँ पर बारी से बताऊं, ये आपका जो स्लीपिंग पार्टनर है इसको हमने क्या बोला था? डोरमेंट पार्टनर। क्या बोला था इसको हमने? डोरमेंट पार्टनर भी होता है ये, है ना, स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, जिसका जो उद्देश्य होता था, मुख्य उद्देश्य, है ना, वो क्या होता था इसका कि ये पूंजी तो लगाता है, पूंजी तो लगाता है ना, और डायरेक्टली लेकिन उसको मैनेज नहीं करता। ये क्या है, डायरेक्टली जाके पार्टिसिपेट नहीं करता। हम कह सकते हैं इसका कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं है, नो पार्टिसिपेशन। ठीक है, अगर बाहर पब्लिक देखेगी, है ना, बाहर पब्लिक देखेगी तो वो ये नहीं कह सकती कि ये भी बंदा इस फर्म का साझेदार है ना, वो होता स्लीपिंग, यानी कि बिल्कुल निष्क्रिय है वो। जो नाम मात्र का साझेदार होता है वो केवल अपना नाम प्रयोग करने के लिए फर्म को देता है, वो होता है नाम मात्र का साझेदार। ठीक है, अगला था सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर जैसा हमने कोई अभी फिलहाल इसमें नहीं पढ़ा था, केवल लाभ का भागीदार। इसका हमने क्या बोला था? लाभ के लिए हिस्सेदारी, प्रॉफिट ओनली, ये केवल प्रॉफिट के लिए शामिल हुआ था। बट हम सीक्रेट पार्टनर की कह सकते हैं कि बस हमने एक गुप्त तरीके से बताया, एक पार्टनर हमने स्थापित कर रखा जो पब्लिक की नहर में रहना ही नहीं है ना, मतलब हम उसको बिल्कुल दिखाना ही नहीं चाहते हैं। तो हमसे क्वेश्चन करा गया था कि जनता की नहर में अपना नाम प्रयोग करने के लिए दे दे वो, तो वो होता है नाम मात्र का पार्टनर। ठीक है, इसका राइट आंसर ये था। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का कि साझेदारी संलेख अगर नहीं है, यदि फर्म में साझेदारों ने अधिक पूंजी लगा दी किसी ने, तो क्या रहेगा? ये मैंने आपको ऋण पर ब्याज वाली स्लाइड में अभी बताया था, जस्ट, है ना, अभी बताया था। क्या बताया था मैंने? कि अगर साझेदारी संलेख नहीं है, उसका अभाव है, तो कोई भी साझेदार कितना भी कैपिटल लगाए, चाहे कैपिटल 10,000 लगाए या 10 करोड़ लगाए, उसको पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि साझेदारी संलेख उन्होंने पहले से मेंशन ही नहीं किया है, तो पूंजी पर कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 बनेगा। ठीक है, तो यही था आज के लेक्चर में। यहाँ से आपका कई बार एग्जाम में मैंने 3 पॉइंट्स आपको यहाँ बताए जो कि एग्जाम में क्वेश्चन आपका ऑलरेडी बन चुका है। कैसे बन चुका है? देखो, एक तो आपका ये एक्ट से आया था एक बार, है ना, कि कौन से सेक्शन में इसकी डेफिनेशन दे रखी है। उसके बाद ये जो पार्टनर्स के टाइप है, यहाँ से एक क्वेश्चन बना था आपका एक बार। ठीक है, तो इनको भी आपको देखना है। और एक ऋण पर ब्याज वाला ये जो ये ना 6%, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन चुका है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको कुछ याद
करने होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक ये था, है ना, यहाँ पर जो मैंने बताया था जब मैं आपको डेफिनेशन समझा रहा था, है ना, एक बार बताता हूँ। ये वाला है, इस पॉइंट से भी एक बार आपको क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो मैंने वही कुछ पॉइंट्स आपको कराए हैं जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।